हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। यूपीपीसीएल यानी कि आपका बिजली विभाग में नई भर्ती 2026 के लिए कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जिसकी योग्यता आपकी 10वीं 12वीं और स्नातक रहने वाली है। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिट भी इसमें काफ़ी रहती है, 18 साल से 42 साल तक। और प्यारे साथियों, इसमें जो पद हैं, काफ़ी प्रकार के इसमें पद हैं, जिन्हें देखेंगे आप तो आपको वास्तव में बोलोगे कि यार ये ऐसी भर्ती भी कब आती है, पता नहीं चलता है। और आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में बिजली विभाग एक इतना बड़ा नेटवर्क है जिसकी आपूर्ति कभी भी पूरी नहीं होती है, और इसमें लगातार आप वैकेंसियों का जो है सिलसिला आप देखते ही रहते होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि युवाओं को पता ही नहीं चलता कि बिजली विभाग में भर्ती कब आ गई और भर्ती कब हो गए युवा साथी, है ना। बड़ी छोटे पद से लेकर के बड़े पद पर भी इसमें आपको भर्ती देखने को मिल जाती है। जैसे कि इसमें मैं अगर बात करूं आपकी, तो सबसे पहले मैं पदों पे बात कर लेता हूं। तो इसमें बहुत सारे पदों पे आपको जो है भर्ती देखने को मिलती है, और बहुत सारे युवा साथियों को तो यही नहीं पता चलता है कि भर्ती आ कब गई, और भर्ती का पता ही नहीं चलता, मतलब भर्ती हो कब गई। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, इनको ध्यान से देखेंगे, और जो जिस योग्यता के हिसाब से इसके लिए उम्मीदवार हो वो इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा। और पूरी जानकारी डिटेल में आपको मैं देने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की बातें रहती हैं कि बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें प्राइवेट रूप से रखा जाता है युवाओं को। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत सारे पद ऐसे होते हैं बिजली विभाग में जिनमें बजाय परमानेंट के संविदा पर भी रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो पद हैं जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे पद वो हैं जो आपके गवर्नमेंट पद होते हैं, यानी कि आपको परमानेंट नौकरी मिलती है। ध्यान से देखेंगे, हर चीज़ के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखेंगे आप टेक्निकल, यानी कि यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो देखें आप यहाँ। सबसे पहले टेक्निकल लाइन, जो टेक्निकल लाइन होती है, टेक्निकल जो लाइन होती है, यानी कि जो हमारा जो पूरा एक पावर हाउस होता है उसके अंदर जो टेक्निकल लाइन होती है, जहाँ से उनको पता चलता है कि कहाँ पे कोई अर्थिंग है या क्या है, उसमें आपकी वैकेंसी है टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन लाइन में। ठीक है। मीटर रीडर है, जो मीटर रीड करते हैं। आप गांव-गांव में देखते होगे, घूमते हैं, सुबह सुबह आते हैं वो, और आपके मीटर में रीडिंग करके जाते हैं और आपको बिल निकाल के पकड़ाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? मीटर रीडर। ठीक है। लाइनमैन वो होते हैं, जब आप देखते होंगे किसी भी पोल पर कोई समस्या आ जाती है, आप उनको कॉल करते हैं, तो वो चाहे तो इस पे तार गिरने की बात हो या किसी भी प्रकार से लाइन से संबंधित कोई भी काम होता है तो उसको लाइनमैन ही करता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती इसमें होती है, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया। तो जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट है तो इसके लिए कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं इसमें प्रेफरेंस पहले ज़्यादा रहते हैं। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की इसमें जो है भर्ती होती है, डाटा पूरा उनको बना के रखना होता है। जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल से होते हैं, जिन्होंने बीटेक किया होता है, पॉलिटेक्निक किया होता है, तो उन लोगों के लिए भी इसमें वैकेंसी होती है जूनियर इंजीनियर की। और जो जूनियर इंजीनियर, इसमें कुछ सिविल होते हैं, सिविल के जूनियर इंजीनियर होते हैं जिनके लिए पद होते हैं। स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए 12वीं पास होना जरूरी होता है। एसएसओ या आईटी असिस्टेंट होता है। टीजी2 या हेल्पर, तो हेल्पर की या फिर टीजी2, इस प्रकार से आपकी ये वैकेंसियां होती हैं। तो इसके विषय में क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कैसे फॉर्म, सब कुछ आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो, आपके लिए वैकेंसी के साथ साथ सबसे पहले इसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन को देख लीजिए। क्वालिफिकेशन किस पद के हिसाब से क्या इसमें इन्होंने दिखाया है। लाइनमैन के लिए इसमें 10th पास रखा गया है, मीटर रीडर के लिए 10th पास, टेक्नीशियन लाइन के लिए 10th प्लस ITI, यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड, आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आप होने चाहिए। यानी आपने अगर ITI किया है तो ITI भी आपकी किससे होनी चाहिए? इलेक्ट्रिशियन से होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो आपका 12th पास होना चाहिए आप, या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए एज पर नोटिफिकेशन। क्लियर। असिस्टेंट अकाउंट के लिए जैसे कि बीकॉम, मैंने पहले ही कहा आपसे, जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है, जहां भी कहीं जब भी अकाउंटेंट का नाम भूल जाए तो सीधा सा मतलब है बीकॉम की तरफ इशारा है। ठीक है। जेई इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आप होने चाहिए। स्टेनो के लिए आपका 12वीं पास आप होने चाहिए, प्लस स्टेनो का स्किल होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात मैं आपसे कहूं कि स्टेनो के लिए आप अगर तैयारी करते हैं तो स्टेनो की आपको अलग से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसएससी के थ्रू भी स्टेनो की वैकेंसी आती हैं,
लेकिन एसएससी हो या कोई भी हो, स्टेनो की टाइपिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको आपको अच्छे से सीखना होता है। तो उसके लिए आपको टाइपिंग को अच्छे से करना आना चाहिए। जो भी आप स्टेनो की फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं तो आपको उसकी टाइपिंग पता होना चाहिए कि स्टेनो की टाइपिंग होती कैसे है। और देखो एक बात समझना सभी, आज की डेट में सरकारी नौकरी लेने का मतलब है कि आपका सरकार में साझी होना, क्योंकि इस समय देश में जो माहौल आप देख रहे हैं जिस तरीके का है, मतलब सीधी सी बात यह है कि आए दिन आप देखते हैं, कभी कोविड-19 आया तो अभी समय पे जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ऐसी स्थिति कभी भी प्रकट हो सकती है कि लॉकडाउन जैसी सुविधा मतलब असुविधा हो जाती है। तो लॉकडाउन में सिर्फ वही लोग ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं जो सरकार के साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हों। यानी सरकारी अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस समय क्या कंडीशन है क्या नहीं है। ये चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं साथियों, ठीक है। तो उम्र सीमा को लेकर के यहाँ पर बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम उम्र सीमा इसमें क्या रहती है। तो देखो उम्र सीमा आपकी 18 साल कम से कम होती है और 35 वर्ष से 30 से 35 वर्ष आपकी अधिकतम होती है। मतलब सीधा सा है, जैसे कि इसमें आपने देखा 18 से लेकर के 30 वर्ष वैसे तो कॉमन रूप से जो होती है वो आपकी जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें आपकी होती है, ठीक है। और 18 से लेकर के आपकी 33 वर्ष हो जाती है किसके लिए, ओबीसी के लिए, और जी आपकी 35 वर्ष हो जाती है एसटी और एससी के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपकी उम्र सीमा रहती है। ये जो गवर्नमेंट रूल आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट रूल यही है कि आपको ये छूट जो मिलती है 3 वर्ष की और 5 वर्ष की छूट आपको मिलती है। एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन किसी भी डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड हैं, यानी सरकारी कोई भी कर्मचारी है, उनके लिए जो छूट रहती है एज पर रूल रहती है, वैसे भी इनकी जो छूट होती है एक्स सर्विसमैन की, इनकी अलग ही लेवल से होती है। रिटायरमेंट का इनका कोई चक्कर होता है। बाकी हम माफ़ी चाहेंगे अगर कोई रिटायरमेंट वाले व्यक्ति देख रहे हैं तो भाई ज़्यादा उसके विषय में हम इतना वो रखते नहीं हैं इन्फॉर्मेशन एक्समैन के लिए, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें बड़े बड़े पदों पर, छोटे छोटे पदों पर हर तरीके की भर्ती होती है। अब देखिएगा आप इसमें यूपीपीएस में सिलेक्शन जनरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, जैसे स्टेनो है, टाइपिंग है, ट्रेड टेस्ट है। तो हर एक किसी के लिए नहीं होता स्किल टेस्ट। उन सभी पदों पर स्किल टेस्ट होता है जिन पर आप मतलब ट्रेड से संबंधी आप अगर फॉर्म डालते हैं तो उन्हीं पर आपका स्किल टेस्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो वो क्या है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आपको पूरा फोकस रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये है आपके पास में टोटल क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग तरीके से पोस्ट के हिसाब से होते हैं। किसी में 100 होते हैं तो किसी में 150 प्रश्न होते हैं, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। जैसे कि आपके सब्जेक्ट जो हैं, जनरल हिंदी होती है, जनरल नॉलेज होती है, रीजनिंग का होता है, मैथ्स का होता है, टेक्निकल ट्रेड में 4 टेक्निकल पोस्ट होती है, और जी कंप्यूटर नॉलेज होती है। यानी कि जिस लेवल की आपने पोस्ट को प्रेफरेंस किया होगा उसी हिसाब से आपका इसमें सब कुछ देखना आपको होता है, उसी हिसाब से आपका इसमें यानी कि एग्ज़ाम होता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली होती हैं। आगे हम बात करेंगे साथियों इसमें सैलरी की। तो देखो सैलरी आपके साथ में यहाँ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को सैलरी के बारे में। देखो ध्यान से, सैलरी है टेक्नीशियन लाइन में जो है आपकी 69,000 के आसपास है, ऑफिस असिस्टेंट की लगभग 63,000 है, जेई की लगभग 92,000 है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी लगभग आपकी ऐसे ही है करीब 82,000 के आसपास, और जो DHRA मेडिकल FPF वगैरह ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग सुविधाएं आपको मिलती ही हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं आपको जो मिलती हैं इसमें ध्यान रखना साथियों, बड़ा बेहतरीन और शानदार माहौल होता है अगर आप इसके लिए इसको फॉर्म को अगर आप फिल करके काम कर देते हैं तो ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो आपको फीस भरनी होती है, सबसे ज़्यादा टफ काम जो होता है इसमें वो यही होता है कि इसमें फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। 800 से 1200 रुपये फ़ीस आपको चालान भरना होता है। SC ST PWD लेस एज पर रूल्स, इनको कम भरना होता है। अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन फॉर्म के 30 दिन के बाद हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात सभी को बताना चाहूँगा, इसमें हर साल भर्ती आती है, हर साल, और हर साल हम आपको बताते हैं हर साल जल्दी ही आ रही है भर्ती, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। अप्रैल और मई के महीने में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो सभी साथी जो है
अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम एक जैसे होते हैं। इसका सिलेबस आपको पता चल ही गया, इसके विषय में सारी जानकारी आपको मिल गई। भाई पिछले साल से अभी तक भर्ती नहीं आई है, तो भर्ती बहुत जल्दी आएगी। तो अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहें, और किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद साथियों।